के जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भारतीय लोकतंत्र को लेकर पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में जिन्हें अपना फादर कहते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, काफी पहले उनका एक इंटरव्यू था, द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उसमें भी उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर कई सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें कभी मजबूत नहीं रही। जब 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपा उन्होंने राष्ट्र को, उस समय भी अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं, सोशल डेमोक्रेसी जब तक नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कल्पना बेमानी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नाम। अगर पिछले हफ्ते देखें, और उससे पहले मैं बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बात को उठा रहा हूं, जो डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कानून के नजर में सब बराबर है। यह सोच के बहुत खुश नहीं होना चाहिए, संविधान से अस्थि पंजर है, उसमें मांस और ब्लड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का होता है, अर्थात प्रशासन की नजर में समानता। पिछले हफ्ते कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम भारत में हुआ। तीस्ता से तलवार की गिरफ्तारी हुई, जुबैर की गिरफ्तारी हुई, नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन बहुत ही तल्ख टिप्पणी थी जो ऑब्जर्वेशन था। राहुल गांधी ईडी पहुंचे, महाराष्ट्र में सरकार बदल गई और कैसे, और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई किस तरह से हुई, ये सब जानते हैं। तमाम ये घटनाक्रम, परसों चंद्रशेखर राजस्थान में गिरफ्तार किए गए और नुपुर शर्मा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल और क्या हमारे यहाँ एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की संभावना है, इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक उर्मिलेश जी, लेखक, तमाम ऑल इन वन उर्मिलेश जी हैं। और अमर्त्य सेन के वक्तव्य के संदर्भ में, और अमर्त्य सेन जिन्हें फादर कहते हैं, अपना इकोनॉमिक्स में फादर समझते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के स्टेटमेंट के संदर्भ में, और जो घटनाएं जिस तरीके से घट रही हैं उसके संदर्भ में जानेंगे उर्मिलेश जी का बहुत ही तार्किक और सटीक विश्लेषण। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। शुक्रिया जी सर, कैसे देख रहे हैं? अमर्त्य सेन ने बहुत गंभीर सवाल टिप्पणी की। जी बिल्कुल, उन्होंने कोलकाता के साल्ट लेक में उनके नाम पर ही एक कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल रहा है, उसके फंक्शन में उन्होंने जो बातें कही हैं, अगर उनके वक्तव्य के जो प्रमुख बिंदु अगर हम उठाएं तो उसमें एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं, अगर कहना चाहें तो इसकी जितनी संस्थाएं हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। न्यायपालिका की भी बात वो कर रहे हैं, तमाम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, और उनको खतरा, या वो भयभीत हैं, बल्कि वो भयभीत हैं कि आखिर इस राष्ट्र राज्य का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, ये जो सेटअप है, क्या ये इतने विभेद, इतने विभाजन के बावजूद क्या ये कैसे टिकेगा, क्या इसका एक बहुत आशंकाओं का एक बहुत बड़ा सवाल अमर्त्य सेन के भाषण में है। और ये तमाम जो धर्म और धर्मावलंबी हैं अपने देश में अलग अलग, सब जो मिलजुल कर एक रहने की संस्कृति भारत की रही है, क्योंकि वो उसी भाषण में कहते हैं कि भारत की संस्कृति को हिंदू संस्कृति मानने से इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि हिंदू के अलावा यहाँ अन्य संस्कृतियां, अलग अलग समाजों की, अलग अलग धार्मिक समुदायों की संस्कृतियों ने मिलकर इस देश की संस्कृति का निर्माण किया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो दारा शिकोह का जिक्र करते हैं, जो शाहजहां का बेटा था। आप तो इतिहासकार हैं और आप जानते हैं कि दारा शिकोह ने, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, मैं भी ठीक से जानता नहीं था, क्योंकि दारा शिकोह के बारे में ये तो सुना था कि उसने संस्कृत ग्रंथों का काफी अध्ययन किया, लिखा, उन पर टीका टिप्पणी की, लेकिन अमर्त्य सेन के भाषण से पता चला कि उसने 50 उपनिषदों का मूल संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने।
इस तरह की बहुत सारी बातें अमर सेन कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रतनलाल जी की आज के दौर में अमर्त्य सेन जैसा एक बड़ा सामाजिक अर्थशास्त्री, सोशल इकोनॉमिस्ट, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला हो, नोबेल प्राइज, अगर वो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को लेकर इतना ज्यादा आशंकित है कि उसको हमारे राष्ट्र राज्य पर एक विघटन का खतरा तक मंडराता नजर आ रहा है, तो हमें जरूर सोचना चाहिए इस देश के पढ़े लिखे लोगों को, जो इस देश की जो आम जनता है उसको जगा सकते हैं, उसको उसको जो एक नशे में डुबोने की कोशिश की जा रही है। नशा का मतलब मैं आम नशे की बात नहीं कर रहा हूं, सांप्रदायिकता का नशा, धार्मिकता का नशा, अज्ञान का नशा। तो इसमें जो डुबो करके उनको रखने की कोशिश हो रही है, उससे शायद उबारा जा सके। तो ये जो अभी घटनाक्रम जिस तरीके से हो रही है, मान लीजिए कि महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वो तारीख शायद 11 जुलाई की तारीख दी गई और वहां सरकार बदल गई, नुपुर शर्मा पर सेम डे टिप्पणी आती है, तो जो एक तरह की चिंता जो जाहिर कर रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अभी जो घटनाक्रम है उसको कैसे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, कैसे लोकतंत्र खतरे में? देखिए, थोड़ा मैं विस्तार में इस सवाल के जवाब में जाना चाहूंगा। देखिए, जी हमारे मुल्क के लोग, पढ़े लिखे लोग, लिबरल लोग, डेमोक्रेट्स अपने को मानने वाले लोग ये अक्सर कहते सुने जाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, जी लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, जैसा अमर सिंह भी कह रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये बात सही है कि लोकतंत्र बचना चाहिए, जो भी लोकतंत्र थोड़ा बहुत है। लेकिन अगर जिस तरह एक का है। जेन्युइन डेमोक्रेसी की बात करें, एक मुकम्मल लोकतंत्र की बात करें, तो वो अपने मुल्क में कभी रहा नहीं है। अगर आजाद भारत का इतिहास आप देखिए, तो हमने आजादी हासिल की और हमारे देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता थे, वो सभी अमीर अमीर पृष्ठभूमि के थे, आमतौर पे पढ़े लिखे थे, विदेश से पढ़े थे उनमें अनेक लोग, और उसमें बड़े अटॉर्नी थे, बड़े वकील थे, लेखक थे, बुद्धिजीवी थे, टीचर्स थे, इसी तरह के पेशे के लोग थे ज्यादातर। लेकिन ये उस देश का सिनारियो था जिस देश में 95% से लोग ज्यादा बिल्कुल शिक्षित नहीं थे ठीक से। साक्षरता दर मैं इस समय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शैक्षिक पृष्ठभूमि तो बहुत ही पुअर थी, बहुत ही पुअर थी। आबादी बहुत कम थी देश की, जाहिर है आज जैसी नहीं थी उस समय, लेकिन उसमें भी किसान, मजदूर जो बड़ा हिस्सा था, दलित, आदिवासी, ओबीसी, उनके बीच में एकदम अशिक्षा का माहौल था। तो एक जी अच्छी बात यह थी कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे, अच्छी पृष्ठभूमि से आए हुए, यानी खाते पीते परिवार, अमीर परिवारों से, वो भी चाहते थे कि देश को हम लोकतांत्रिक एक ढांचा उपलब्ध कराएं आजादी के बाद, और ठीक। उन्होंने उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे बड़े विद्वान को, बड़े कानूनविद को और शास्त्री को, चिंतक को उन्होंने संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया संविधान के लिए। संविधान बना जैसा हमारे सामने है। बहुत सारे हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग, वो ये मानकर चलते हैं कि जो भी संविधान आज का है वो बाबा साहब की इच्छा या सपनों का संविधान है। मैं बार बार ये कहता हूं अपने लोगों के बीच, मित्रों के बीच, कि ये संविधान बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है। वो इससे बहुत सुंदर संविधान कॉम्प्रोमाइज। चाहते थे, इससे इतना ज्यादा बेहतर संविधान चाहते थे कि मौजूदा संविधान से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो उनकी इच्छा के बगैर आई, क्योंकि दरअसल संविधान बनाने वाले जो लोग थे, संविधान सभा के जो मेंबरान थे, उनका मेजॉरिटी जो हिस्सा था वो कांग्रेस का था। वो उनकी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। कुछ एक मुद्दों पर सहमति बनती थी और अंबेडकर साहब के सुझावों को मान लिया जाता था, लेकिन
पूरी तरह संविधान उनकी इच्छा का संविधान ये नहीं है। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे उनका एक डॉक्यूमेंट जो राज्य और अल्पसंख्यक है, उसमें उन्होंने जी जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नाम के एक संविधान का एक प्रारूप पेश किया है, और उसमें उन्होंने अनेक ऐसी चीजों का अनुच्छेद वाइज बकायदे आर्टिकल के तौर पे उन्होंने उसमें पेश किया है, जो मौजूदा संविधान से नदारद है। तो इससे साबित होता है कि संविधान के बारे में उनकी जो इच्छा या सपना या एक आदर्श था या मॉडल था, वो नहीं था जो मौजूदा संविधान में है। जी बहरहाल जो भी संविधान है, उस संविधान के तहत डेमोक्रेसी का एक प्रारूप, एक संरचना सामने आई। लेकिन बाबा साहब भी शुरू से ही कहते रहे कि यह संविधान तो कुल मिलाकर ठीक ठाक आपके सामने पेश कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब तभी है, यानी डेमोक्रेसी तभी कायम होगी जब ये सोशल लेवल पर, आर्थिक लेवल पर, सांस्कृतिक लेवल पर जा करके अंदर तक जाए समाज में। केवल राजनीतिक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, यानी एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत वाली डेमोक्रेसी, ये मुकम्मल डेमोक्रेसी नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि डॉक्टर अंबेडकर की बार बार की चेतावनी के बावजूद ये जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समानता, सामाजिक आर्थिक स्तर पर जो लोकतंत्र कायम करने की बात थी, वो भारत में आजादी के बाद, यानी संविधान लागू होने के बाद, बल्कि कहिए जितनी गति से, तेज गति से आगे जाना चाहिए था, वो नहीं गया। और यही कारण है कि आप देखिए लैंड रिफॉर्म्स जैसे जरूरी जो बिल थे, जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स जैसे बिल थे, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर जो एक बिल आना चाहिए था, जिस तरह का एक मुकम्मल प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से आना चाहिए था कि पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, जिसको कि हम प्राकृतिक संपदा देश की, उससे लेकर के और तमाम कल कारखाने, तमाम चीजें, इस पर जिस तरह से ओनरशिप पूरी तरह नेशन की होनी चाहिए, नेशन स्टेट की होनी चाहिए, उनके बारे में नहीं सोचा गया। और नहीं जब सोचा गया तो धीरे धीरे ये लोकतंत्र की जो जमीन थी कमजोर होती गई रतनलाल जी। और जब कमजोर होती गई तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि तानाशाही और निरंकुशता हमारे समाज में बढ़ती रही, सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी वो दिखाई देने लगी। और यही जो निरंकुशता है, यही जो आज एक ऑटोक्रेसी है, आज की तारीख में अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज की परिस्थितियों को पैदा करने के लिए वे तमाम लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आजादी के बाद भारत को जेन्युइन डेमोक्रेसी के रूप में बदलने में बाबा साहब के जो आदर्श थे, बाबा साहब के जो सुझाव थे, उनको पूरी तरह नजरअंदाज किया और इस देश को गैर बराबरी का द्वीप बना दिया। एक एक ऐसा द्वीप जिसमें कि सुंदर संविधान तथाकथित तो है, लेकिन उसमें बराबरी के लिए जो हमारे प्रियम्बुल में है, हम बात करते हैं समानता की, हम बात करते हैं लिबर्टी की, हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की, इन तीनों की कोई जगह नहीं है इस समाज में, इस पूरे ढांचे में। तो ये बुनियादी प्रश्न है भारत का आज कि लोकतंत्र जो विलाप जो माना जा रहा है कि इसका विलोप हो रहा है, इसका खात्मा हो रहा है, उसके लिए वे लोग जिम्मेदार भी कम नहीं है जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना का संकल्प लिया था और जो निरंकुशता की तरफ इसको छोड़ दिया। सर, जिस समय संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम चल रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे थे जो इस संविधान को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और मनुस्मृति को संविधान की तरह लागू करना चाहते थे। चलिए, जो भी संविधान में जो कुछ भी मिला, एक तरह से मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो भी मिला उसको अगर हम रेवोल्यूशन समझे, जो भारत का पूरा इतिहास रहा है, भारत में लोकतंत्र की जड़ें कभी मजबूत नहीं रही, प्राचीन काल में भी नहीं रही, तो अगर उसको सिंबॉलिक रेवोल्यूशन भी मान लिया जाए, तो अभी का जो एरा है, क्या ये काउंटर रेवोल्यूशन का एरा है, प्रतिक्रांति और डेमोक्रेटिकली। और इसलिए कि इसकी संभावना जो है, डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर के भाषण में ही जताई थी कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, संविधान को लागू करने वाले लोगों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति में भक्ति पूजा वो एक तरह से गुलामी की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धर्म में तो भक्ति मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में अंततः तानाशाही की ओर, व्यक्तिवाद के ऊपर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया था उसी भाषण में। क्या ये सब 70-75 साल में जो उनकी संभावनाएं थी,
और जिस तरह से अमर्त्य सेन शंका को जाहिर कर रहे हैं, क्या इतना शॉर्ट लिव्ड रहा कि 70-75 साल में ही संस्थाएं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो जितने स्वायत्त संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हो, वो चरमराने लगी, और डेमोक्रेटिकली, मतलब जनता के वोट से आने के बाद, और उसी तरीके से इसको ध्वस्त किया जा रहा। जी देखिए, मैं समझता हूं, और ये दुनिया में जहां भी बेहतर डेमोक्रेसी है उसका एक इतिहास अगर आप देखें, तो डेमोक्रेसी केवल या लोकतंत्र केवल एक संरचना का नाम नहीं है। नहीं, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जो है वो दरअसल एक मिजाज भी है। मिजाज, माइंडसेट। जी जी अपने समाज में जो सदियों तक वर्ण व्यवस्था और सामंती संरचना से ग्रस्त समाज रहा है, जहां गैर बराबरी के अनेक फॉर्म्स हैं, अनेक रूप हैं, इतने जी रूप हैं कि ऐसे रूप की परिकल्पना यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में आज कम से कम नहीं की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है मॉडर्न एरा में, लेकिन अपने मुल्क जी में है। जब हम स्पुतनिक उड़ा रहे हैं, जब हम रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं, जब हम आधुनिक एक से एक आविष्कारों की बात कर रहे हैं, तब भी अपने देश में वर्ण के विभाजन के आधार पर कितने जुल्म लोगों पर हो रहे हैं, ये शहरों में कम, गांवों में ज्यादा दिखेगा। और उसको जी शहरी लोग जो सिविल सोसाइटी अपने आप को कहते हैं, उनको अंदाज भी नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है रतन लाल जी कि हमारे पास मिजाज नहीं था लोकतंत्र का। हमारे पास संरचना तो हम्म पैदा की गई, लेकिन मिजाज कहां से लाते हम्म आप? आप न्यायपालिका को देख लीजिए, हम्म एकेडमिक्स को देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए। कौन लोग उसमें चलाने के लिए आए? किन लोगों का आज भी वर्चस्व है? Who are the people dominating all these, structures of our democracy? तो अगर एक ही तरह के लोग डोमिनेट करेंगे, तो एक ही तरह की विचारधारा के लिए वो आधार प्रदान करेंगे। वो सिर्फ तभी केवल बचते हैं आधार प्रदान करने से, जब वो अपनी वैचारिक सीमाओं को ट्रांसेंड करते हैं। यानी किसी खास वर्ग या किसी खास वर्ण में पैदा होकर भी, और गरीबों के प्रति उदार होना, आम जो मानवता है उसके प्रति आपका कमिटमेंट होना, ये होता है अपनी सरहदों या अपनी सीमाओं को ट्रांसेंड करना। लेकिन ऐसे लोग अपवाद होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि स्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज करना होगा, और वो तभी होगा जब आप समानता लाएं, जब आप स्वतंत्रता लाएं समाज में, राजनीति में केवल नहीं, समाज में। जब आप सचमुच फ्रेटर्निटी कायम करें, और फ्रेटर्निटी कायम करने का मतलब उनके इस वाक्य से भी समझा जा सकता है। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। किसी भी कीमत पर इस देश में हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। ये बहुत पहले उन्होंने ये बात कही थी, संविधान सभा में नहीं, बहुत पहले, इसके पहले कह दी थी। और उन्होंने कहा कि इसको हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले कह चुके थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस डेमोक्रेसी में बहु जातीय, बहुधर्मी, हर तरह की जो का रिप्रेजेंटेशन है, वो इस समाज, इस व्यवस्था में, इस तंत्र में होना चाहिए। हमने उसे होने नहीं दिया, और जब होने नहीं दिया, तो डेमोक्रेसी के लिए मिजाज कहां से पैदा होगा? जो ऊपर बैठा है वो दूसरों को अपनी प्रजा समझता है। आप कई प्रदेशों में जाइए, तो वहां के बड़े नेता अभी भी अपनी नासमझी में या जिन कारणों से भी आम लोगों को प्रजा ही बोलते हैं। कई प्रदेशों में मैंने देखा है, उन लोगों को प्रजा बोलते हैं कि हमारी प्रजा। अनेक राजे महाराजे आज भी हमारे यहाँ इतने डोमिनेंट हैं, और जो कारपोरेट इस देश का है वो भी नया राजा महाराजा है। क्योंकि लोगों का मानना है, पूरी दुनिया में जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, कि पूंजीपति प्रगतिशील होता है। पूंजीपति प्रगतिशील होता है फ्यूडल्स के मुकाबले। वो मनुस्मृति के मूल्यों को तोड़ता है, कमजोर करता है। वो एक नई यहाँ स्वतंत्रता समाज में लाता है पूंजीपति जो है। लेकिन अपने यहाँ का पूंजीपति जो है, वो पूरी तरह मनुस्मृति की जो 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 मानसिकता वाली शक्तियां हैं,
उनके साथ बिल्कुल नाभिनाल आबद्ध है, एकदम जुड़ा हुआ है। अद्भुत ये देश है। ऐसा पूंजीपति आप कहां पाएंगे? आप देखिए जी जी अपने देश में कोई भी राजकीय फंक्शन इन दिनों, और ये पहले से भी है, बिना धार्मिक अनुष्ठान के शुरू ही नहीं होता है। अनुष्ठान। आप कल्पना कीजिए डेमोक्रेसी के बारे में, जिस मुल्क को सेकुलर एक स्ट्रक्चर वाले मुल्क की बात जोड़ा गया है, वहां ये हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि आप जब समाज में इतनी असमानता है, इतनी गैर बराबरी है, आजादी बिल्कुल नहीं है लोगों को, आम लोगों को, तो मुट्ठी भर लोगों को जो आजादी थी, जो 1947 के बाद मिली थी, उनमें से उन मुट्ठी भर लोगों में भी और मुट्ठी भर लोगों को केवल अब आजादी मिली है जो राज कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो लिबरल, डेमोक्रेट और सेकुलर कहलाते हैं, जो अच्छे घरों के हैं, ठीक ठाक घरों के हैं, और जो आम लोग, गरीब लोग हैं, बेचारे साधारण लोग हैं, उनको और सताया जा रहा है और उनको दमन का शिकार बनाया जा रहा है। इसलिए इस देश के लिबरल्स को सबसे पहले जो काम करना चाहिए कि गरीबों के बीच जाएं, वो आम लोगों के बीच जाएं, उनके साथ खड़े हों, और जब खड़े होंगे तभी कोई विकल्प वो बन पाएंगे। केवल सिविल सोसाइटी के नाम पर वो कोई विकल्प नहीं पेश कर पाएंगे। जी। यहाँ मुझे याद आ रहा है, जब मैं अम्बेडकर साहब को पढ़ रहा था, वीडियो बना रहा था, उन्होंने दो एग्जाम्पल्स दिए थे डेमोक्रेसी को लेकर। एक एग्जाम्पल तो अमेरिका का था, उन्होंने कहा कि वहां पे गोरों ने जो है ब्लैक्स के लिए खून बहाया अपना, और गोरों ने गोरों को मारा। और एक एग्जाम्पल देते हैं अफ्रीका का, कि जहां पे कि इंडियंस के पक्ष में गोरे खड़े हुए। और एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि भारत के इतिहास में पूरे एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलता है, खास तौर से अस्पृश्यों को लेकर कह रहे हैं कि अस्पृश्यों के मान सम्मान, उसके जीवन की रक्षा के लिए सवर्णों ने सवर्णों से लड़ा होगा, इस तरह से जैसे अमेरिका में हुआ। और आज तो स्थिति और खराबी। क्या उनको जो बात उस समय कह रहे थे, आज से 80-85 साल पहले, वो बात अभी भारत में दिख रहा है एकदम। जी नहीं, देखिए रतनलाल जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहूंगा। अपने देश में भी जी अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं जब अपर कास्ट पृष्ठभूमि के लोगों ने उत्पीड़ित समाज के लोगों, अवर्ण लोगों, शूद्र लोगों, दलित आदिवासी लोगों के लिए जान दी है, और जान दी है, इसके अलावा स्ट्रगल किया है उनके लिए, और तमाम तरह के संकट में पड़े हैं। यहाँ तक कि अपने परिवारों से ही उनको आउटकास्ट या एक तरह से बाहर कर दिया गया है, और उनको उनको माना गया है कि तुम कुलीन नहीं हो, तुम जी जी समझदार नहीं हो, तुम नालायक हो, वगैरह वगैरह। और ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। और आज के बहुत सारे लोगों को अंदाज नहीं होगा कि 1940s में, 50s में, और उसके बाद भी 70s 80s में भी बहुत सारे आंदोलनों के जो लोग थे, जन आंदोलनों के, खासकर जो लेफ्ट मूवमेंट के लोग थे, सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग थे, जो अपर कास्ट से आए थे, उन्होंने किस तरह से लड़ाइयां लड़ी। जैसे केरल में आपको मैं बताऊं कि नारायण गुरु और अयंकली जैसे महान समाज सुधारकों से प्रभावित होकर ही वहां के कुछ समाजवादी किस्म के बुद्धिजीवी जो अपर कास्ट में पैदा हुए, उन्होंने अछूतों पर जो दमन था उसके खिलाफ अपनी ही बिरादरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जैसे ईएमएस नंबूदिरीपाद, एक मैं नाम देना चाहूंगा। ईएमएस नंबूदिरीपाद की जो लड़ाई थी, नंबूदिरी ब्राह्मणों के परिवार या उनके डोमिनेंस के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू की। उनकी उम्र 18 साल थी उस वक्त। और आप अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी देखिए या उनके बारे में और जो किताबें आई, तो बिल्कुल साफ साफ उसमें ये दर्ज है कि कैसे उनकी लड़ाई से उनका अपना परिवार, उसके खानदान के तमाम लोग बेहद नाराज थे, और यहाँ तक कि उनको बिल्कुल बहुत ही तिरस्कृत किया जाता था। फिर इसके अलावा मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं। उनके उनके बहुत सारे जो डिफरेंट लेफ्ट मूवमेंट के दौरान मारे गए, उनकी हत्याएं हो गई। बड़े लोगों ने बड़े अपर कास्ट परिवारों में पैदा हुए लोगों की हत्याएं कर दी। क्यों? क्योंकि वो दलितों के साथ खड़े थे, वो ट्राइबल्स के साथ खड़े थे। ऐसा भी हुआ है अपने देश में।
उड़ीसा में ही देख लीजिए, उड़ीसा में तो एक ईसाई पादरी जो विदेश का था, उसको और उसके बच्चों को मार डाला गया। वो तो अपर कास्ट से भी ऊपर था, वो विदेशी था। अंग्रेज को ऐसे ही देखकर हमारे देश में बहुत सारे लोग उसको सुपर एलीट, सुपर अपर अपर कास्ट मानते हैं। ऐसे और भी बिहार में, झारखंड में अनेक लोगों जी को जी मैंने जी। देखा है कि कैसे उनको सताया गया है। तो ये ट्रेंड है, लेकिन अब ये ट्रेंड जो है कमजोर पड़ रहा है। और ये एक तरह से आप साहित्य में भी देखिए, आप एकेडमिक्स में भी देखिए, आप मीडिया में भी देखिए, ऐसे लोगों का सख्त अभाव होता जा रहा है। और राजनीति में भी तो बहुत बुरी तरह अभाव है। तो ये स्थिति भारत के लिए और खराब है, और इसीलिए अमर सेन जैसे लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं इस तरह के लोग जो इन शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि उनको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए लोगों को। सुना जाना। और जी जी। जो 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 ऐसे लोगों के और उत्पीड़ित समाज का जो डिफरेंट सेक्शन है, उसके बीच में दूरी कम होनी चाहिए। कई बार होता है कि हम नासमझी में आ, सिर्फ वर्ण और जाति के आधार पर कुछ नेताओं को पसंद करने लगते हैं, और वर्ण और जाति की पृष्ठभूमि के आधार पर अपने ही पक्षधर बड़े इंटेलेक्चुअल्स को नजरअंदाज करने लगते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जी, वो जो अम्बेडकर जिस समय लिख रहे थे, उस समय उस संदर्भ कुछ और था, लेकिन उसके बाद कई प्रोग्रेसिव लोग हुए, कई प्रोग्रेसिव मूवमेंट चले, लेकिन ये धारा भारत में बहुत शक्तिशाली नहीं हो पाई। डॉक्टर अम्बेडकर इसका जिक्र करते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। एक और सवाल मैंने शुरू में ही उठाया था सर, और उस पे आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बगैर अस्थि पंजर है, उसका रियल जो है उसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होना जरूरी। उसका मतलब है कि कानून के नजर में भी समानता और प्रशासन के नजर में भी समानता। और मोरालिटी का संदर्भ देते हैं वो वॉशिंगटन का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि 2 बार वो प्रधान और राष्ट्रपति बने, और 2 बार, पहली बार जब बने तो दूसरी बार लोग गए उनके पास कि दोबारा आप बनिए, तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जिद पर वो दोबारा बनी। और तीसरी बार जब लोग गए तो लोगों को भगा दिया। ये थी मोरालिटी कि 2 बार वही ट्रेडिशन अभी तक कंटिन्यूड है। और तो लंबा भाषण है, पूरा जिक्र तो यहाँ नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं वहां पे वाशिंगटन की, डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि अगर वाशिंगटन चाहते तो आजीवन अमेरिका के राष्ट्रपति रहते, लेकिन 2 टर्म के बाद उन्होंने बहुत ही भगाया सबको वहां से। क्या भारत में ओवरऑल पॉलिटिकल सिनारियो उठा लें तो ये वाशिंगटन का एग्जाम्पल और प्रशासन की नजर में समानता, कानून की नजर में तो है लेकिन प्रशासन की नजर में समानता, इसका उदाहरण दे रहा हूँ। तीस्ता से तलवार गिरफ्तार, जुबैर गिरफ्तार, नूपुर शर्मा को प्रोटेक्शन। सर, आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए, जो आपने बिल्कुल आखिर में बात कही, मैं वहीं से शुरू करता हूं कि इस वक्त अपने देश में जो 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 हमारे रूलिंग, जो 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 एलीट है, हमारे देश का रूलिंग एलीट या शासन चलाने वाले जो लोग हैं, दरअसल उनका एक ही मंत्र है कि जो उनकी पार्टी या उनके परिवार का है, परिवार का मतलब उनके वैचारिक परिवार का, वह कोई भी गुनाह करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जी हर हालत में प्रोटेक्शन प्राप्त है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देख लीजिए, आप आरएसएस के लोगों को देख लीजिए, बीएसपी के लोगों को देख लीजिए, बजरंग दल के लोगों को देख लीजिए, वह कुछ भी करें समाज में, उनको पूरी तरह प्रोटेक्शन है। दिल्ली के दंगों को याद कीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के लड़के और लड़कियां गिरफ्तार करके यूएपीए में और न जाने किन किन धाराओं में उनको बंद कर दिया गया। बहुत मुश्किल से कुछ को जमानत मिली, कुछ अभी भी जेल में है। इनोसेंट लड़के, बेहद पढ़े लिखे लड़के, जिनकी पीएचडी थीसिस अगर दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में भेज दी जाए तो उसको बहुत ज्यादा महत्व मिलेगा, लेकिन वो जेलों में। लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो संघ परिवार बीजेपी से जुड़े थे, उनका क्या हुआ? उनमें कुछ मंत्री बन गए, तमाम तरह की प्रोवोकेटिव स्पीच देने के बावजूद भी। कुछ आज भी माननीय बने हुए हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। जेएनयू में जिन लोगों ने जेएनयू के स्टूडेंट्स को पीटा, और पूरी दुनिया ने देखा क्योंकि सीसीटीवी था,
डंडे से मारा जिन लोगों ने, उन पर आज तक एफआईआर तो मैं नहीं जानता, एफआईआर तो लड़कों ने जरूर करवाया होगा जेएनयू के, लेकिन क्या मजाल की किसी पर कोई कार्रवाई हुई? पुलिस ने एक बार बुलाया तक नहीं, उल्टे जेएनयू के लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उनको रिहा किया गया, बहुत मुश्किल से जमानत मिली। तो हमारा कहना है कि जिस मुल्क में ऐसा तंत्र चल रहा हो, आप उसको डेमोक्रेसी कैसे कहेंगे? ये तो मिनिमम एक क्या बोलते हैं, न्यायिक तंत्र भी नहीं है। डेमोक्रेसी तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है कि हमारे देश में जो कारपोरेट है और जो पॉलिटिकल पार्टी है जो शासन में है, उसके बीच में एक इतना स्ट्रॉन्ग अलायंस है कि वो समाज के जितने और तबके हैं, जितनी पॉलिटिकल स्ट्रीम्स हैं, उनको कोई परवाह उसकी नहीं है। आप देखिए, शासन, लोकतंत्र में चुनाव से शासन तय होता है। पहले था कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत चलेगा, चुनाव होगा, सरकारें आएंगी, बदलेंगी, बीच में आया राम गया राम हो गया। अब तो आया राम गया राम क्या, पूरा राज्य आया, पूरा देश आया। आप देखिए कि राज्य के कितने, देश के न जाने कितने राज्य हैं जहां जनता ने जनादेश कुछ दिया, लेकिन आज वहां पर सरकारें जनादेश के उल्टी हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए। अब वो कह रहे हैं कि हम एंटी डिफेक्शन में नहीं आएंगे, लेकिन रतन लाल जी, 10th शेड्यूल को आप भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लें, सब लोग पढ़ें। क्या 10th शेड्यूल में डिफेक्शन करने वाला जो गुट है, क्या वो ओरिजिनल पार्टी को रिप्लेस कर सकता है 10th शेड्यूल में? या तो 10th शेड्यूल का बिल्कुल अलग परिभाषा देनी पड़ेगी शासन को या न्यायपालिका को, तब तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर 10th शेड्यूल वही है जो कागज में दर्ज है कानून की, तो फिर तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी ने सिंबल दिया, जिस पार्टी ने चुनाव लड़ाया, वह बुनियादी पार्टी है। दूसरी बात कि 10th शेड्यूल में जो डिफेक्शन का अधिकार है वो है। अगर आपके पास 2/3 है तो आप डिफेक्शन आपका वैलिड है, लेकिन तब डिफेक्शन वैलिड है जब आप किसी पार्टी में मर्ज कर जाएं। अगर आप मर्ज नहीं करते तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। पार्टी बनाना भी तभी संभव है जब पार्टी स्ट्रक्चर में आपकी मेजॉरिटी हो जाए, वो संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मर्जर इज द ओनली सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल फॉर दिस सिचुएशन। इसके अलावा आप देखें, न जाने कितने ऐसे स्टेट हैं जहां इलेक्शन के रिजल्ट कुछ थे और सरकार कुछ बन गई। तो हमारा कहना है कि चुनाव ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में पूरी तरह इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर जनता ने प्रोटेस्ट नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया, न्यायपालिका इस पर कुछ नहीं आगे आई, हमारी संसद इस पर कुछ नहीं आगे आई, हमारे आवाम अगर कुछ नहीं किया। मीडिया से कोई उम्मीद नहीं आप कर सकते, क्योंकि मीडिया पूरी तरह एक तरह से भोंपू बन गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ इलेक्शन इररिलेवेंट हो जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जी जी जी, चलिए सर, बहुत अच्छी लाइन आपकी आज रही कि डेमोक्रेसी सिर्फ राजनीतिक ढांचा ही नहीं, एक सामाजिक मिजाज भी है। तो जब तक सामाजिक मिजाज नहीं रहेगा, तब तक ये ढांचा सिर्फ ही बन के रहेगा। और जो लोकतंत्र का जो मिजाज है, जिस तरह का होना चाहिए दुनिया भर में, आज ऑस्ट्रेलिया में बुलडोजर के खिलाफ एक लंबा प्रदर्शन हुआ है, बड़ा प्रदर्शन हुआ है। कई सीनेटर्स ने और कई वहां के लीडर्स और तमाम लोग मेलबर्न ने पार्टिसिपेट किया। वो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, और उसपे एक इंटरव्यू भी किया है कि भारत में डेमोक्रेसी बचे। तो शुक्रिया सर, अच्छा लगा आप आए बहुत दिन बाद। और दोस्तों, उर्मिलेश जी हैं बेबाक, लगातार टिप्पणी होती है, पूरा सुनिए, वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।